हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम फिर से हरियाणा के लोकल लॉ में हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट को की सेकंड क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1973 को। इससे पहले कि आज के वीडियो हम आगे बढ़े, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। लीगल एल्केमिस्ट आपके लिए लेकर आया है क्विक रिवीजन हरियाणा के जो जुडिशियल एग्जाम होना है 3 मार्च को, उसके लिए। इसको बिल्कुल क्विक रिवीजन नहीं कहेंगे हम, क्योंकि हम बहुत डिटेल्ड में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन किसी चीज को मिस भी नहीं करेंगे। तो सुपर फास्ट रिवीजन नहीं है ये, इट इज अ क्विक रिवीजन ऑफ द कंप्लीट एक्ट। पिछले वीडियो में हमने डेफिनेशंस के बारे में बात की। हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट जो है 24 सेक्शंस हैं इसके अंदर। इंपॉर्टेंट डेट्स की हमने बात की थी। 25 ऑफ अप्रैल 1973 को गवर्नर का असेंट मिला था। 27 ऑफ अप्रैल 1973 को ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गया था, इनफोर्स में आ गया था हरियाणा में। हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 पंजाब से सेपरेट हो गए। इससे पहले ईस्ट पंजाब रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1949 एप्लीकेबल था, जो बाद में हटा दिया गया। सेक्शन 24 रिपील उसी की बात करता है। अभी तक हम कवर कर चुके हैं शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, डेफिनेशंस और एग्जम्पशंस। अभी देखिए, सबसे पहले आज के वीडियो में हम आगे बढ़े, ये सारी चीजें आप कल कवर कर चुके थे हम लोग। तो दो चीजें हैं, एक हमारी है बिल्डिंग, जिसको हमने कहा था बिल्डिंग, जो डिफाइन है 2A में। एक है आपकी रेंटेड लैंड, ठीक है। और रेंटेड लैंड आपकी कहां डिफाइन है? 2F में। हमने कहा था F स्टैंड्स फॉर फार्मर। फार्मर कहां? लैंड पे, खेती में काम करते हैं, जमीन पे काम करते हैं, इसलिए रेंटेड लैंड। याद करने के अपने अपने तरीके से हो सकते हैं। तो कहीं पर भी जब आपको कोई बिल्डिंग या लैंड रेंट पे देनी है, दो लोग यहाँ पे पिक्चर में आते हैं। एक आपका है लैंडलॉर्ड, जो कि उस जमीन का मालिक है, और दूसरा आपका है टेनेंट, जो किराएदार है। अब इन दोनों के बीच में क्या क्या डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं आपके हिसाब से? अगर हम इनके डिस्प्यूट्स की बात मैं करूं, दोनों के बीच में, ये देखिए, एक बार डिस्प्यूट्स को समझ लेंगे तो बाकी सेक्शन हम बहुत जल्दी में कवर कर पाएंगे। सबसे पहला तो रेंट को लेकर ही, ठीक है, रेंट डिसाइड करना है, सबसे पहला डिस्प्यूट। दूसरा क्या है भाई, कहीं भी कोई रहेगा तो उसको एमिनिटीज चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? उसको पानी, बिजली, हवा, सारी चीज चाहिए, तो एमिनिटीज आ गया। अब बिल्डिंग है या आपकी लैंड है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिपेयर भी जरूरी होता है, तो रिपेयर इन प्रीमाइसेस। ये सारे कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो इन लोगों में अराइज हो सकते हैं। अब हु विल डिसाइड, हु विल रिजॉल्व द इश्यूज? कौन इन इश्यूज को रिजॉल्व करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट ने सेक्शन 2B में आपने पढ़ा था कंट्रोलर। ये कौन है? ये इन दोनों के बीच में जजमेंट देने वाला, इनका फैसला करने वाला, एक तरह से सरपंच लगा लो आप इनका, ठीक है। कंट्रोलर इज अथॉरिटी हु रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। हु विल, भाई ये दोनों अगर अपना रेंट नहीं फिक्स कर पा रहे, हु विल फिक्स? कंट्रोलर। एमिनिटीज को लेकर कोई डिस्प्यूट है, हु विल डिसाइड? कंट्रोलर। रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं लैंडलॉर्ड पे, और उस पे किस पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, लाइबिलिटी किसकी है? हु विल इन्फोर्स द राइट्स? कंट्रोलर। तो इन सारी चीजों में आप देखेंगे तो टेनेंट के लिए एक थोड़ा सा अलग से सॉफ्ट कॉर्नर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये माना जाता है कि टेनेंट के पास एक घर ही तो है अभी रहने का, आप उसे ऐसे ही घर से जो बेसिक जरूरत है उनको मना नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा रेंट नहीं ले सकते, उसे घर से नहीं निकाल सकते। तो इसलिए टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ टेनेंट ये एक्ट बना। लेकिन साथ ही साथ ये लैंडलॉर्ड के भी, ऐसा नहीं है कि एंटी लैंडलॉर्ड है, भाई जमीन का जो मालिक है, घर का जो मालिक है, उसके भी राइट्स का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। इविक्शन की उसको प्रोसेस दी गई है, ठीक है। उसके वो भी अपना रेंट फिक्स करा सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी रेंट उसको ना दे तो कंट्रोलर रेंट दिलवाएगा। तो दोनों के राइट्स का एक यहाँ पे बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्लास में सबसे पहले हम डील करेंगे सेक्शन 4 से सेक्शन 12 तक, जो डील करता है आपका
अबाउट दी, जो मैंने आपको डिस्प्यूट्स बताए इनके बारे में। इविक्शन पे अभी हम नहीं जाएंगे, इविक्शन 13 से स्टार्ट होता है। अब सबसे पहले मैं सेक्शन 4 पे आता हूं। पहले मैं आपको एक बार थोड़ा बेसिक बताऊंगा, फिर हम जाएंगे बेयर एक्ट पे। 4 के अंदर अगर आप देखेंगे तो टोटल 5 इसके 1 से लेके 5 तक सब सेक्शन है। अब 4(1) क्या कहता है, बहुत जल्दी जल्दी हम इसको कवर करेंगे कि जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर कहां डिफाइन है, 2B में। कंट्रोलर क्या कर सकता है, फिक्स कर सकता है बेसिक रेंट को। कैसे करेगा, ऑन एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन के ऊपर। ये एप्लीकेशन लैंडलॉर्ड भी दे सकता है, ये एप्लीकेशन टेनेंट भी दे सकता है, ठीक है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द टेनेंट और द लैंडलॉर्ड, कंट्रोलर में फिक्स द बेसिक रेंट। और रेंट कब से इफेक्टिव होगा, तो विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो हम इसको वहां पढ़ते हैं बेयर एक्ट में क्या कह रहा है, द कंट्रोलर सेल ऑन एप्लीकेशन बाय टेनेंट डेटर्मिनेशन और द डेटर्मिनेशन लैंड, सॉरी ये वहां पे नहीं है, द कंट्रोलर सेल ऑन एप्लीकेशन ऑफ द टेनेंट और द लैंडलॉर्ड ऑफ अ बिल्डिंग रेंटेड लैंड, fix the fair rent for such building rented land after holding such inquiry as he may think fit, such fair rent shall be operative from the date of application। जो बात हमने की वही है, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी सबसेक्शन 2 को समझते हैं, 4(2), एक एक को समझेंगे फास्ट तरीके से। यह ये दिया गया कि कोई बिल्डिंग जो है, एक बिल्डिंग है, कहां डिफाइन है, 2A में, ये कंप्लीट हो गई है कब, 31 दिसंबर 1961, एक ये डेट यहां पे ले ली गई है। अब या तो इस डेट के ऊपर या इससे पहले, ऑन और बिफोर या आफ्टर दिस डेट, दो ही कंडीशन होंगी। अगर ये कोई बिल्डिंग कंप्लीट हुई है 31 दिसंबर 1961 या इससे पहले और वो रेंट पे दे दी गई है, तो 1962 में, क्योंकि इस डेट के बाद 31 दिसंबर के बाद 1962 आ जाएगा, में जो भी रेंट लोकेलिटी में चल रहा है वही रेंट डिसाइड होगा। लेकिन अगर ये बिल्डिंग इस डेट के बाद बनी है, यानी 1962 में बनी है, उसके बाद बनी है, तो यहां पे दो कंडीशन आती है, या तो जो रेंट फिक्स हुआ है बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, या फिर जो लोकेलिटी में है। क्लियर, इस पर भी एक बार हम अभी सेक्शन साथ साथ पढ़ेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। इन फिक्सिंग द फेयर रेंट अंडर दिस सेक्शन द कंट्रोलर शैल फर्स्ट डिटरमाइन द बेसिक रेंट। कैसे बेसिक रेंट करेंगे, पहली कंडीशन, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग और द कंस्ट्रक्शन वेयर वाज कंप्लीटेड ऑन और बिफोर, मैंने कहा आपको ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 1961, ठीक है। और लैंड लेट आउट बिफोर द सेट डेट, भाई इस डेट से पहले आपने उसको दे दी है, यानी कि इस डेट से पहले बिल्डिंग बनी या इस दिन बनी और वो रेंट पे दे दी, तो जो 1962 के अंदर सिमिलर बिल्डिंग उसी लोकेलिटी में जो रेंट चलेगा वही रेंट आप डिसाइड करोगे। बी कहता है अगर इसके बाद बनी है आफ्टर दिस डेट, तो फिर क्या होगा, या तो उन दोनों के बीच में जो एग्री हुए हैं वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट, ठीक है, या फिर वहां पे सिमिलर लोकेलिटी में जो आपका रेंट है, बस इतना आपको याद रखना है। अब 4(3) में चलते हैं। 4(3) क्या कह रहा है आपको कि भैया रेंट फिक्स कर सकते हो आपने 4(2) में, ऐसे फिक्स कर लिया इस डेट के हिसाब से। अब इसमें इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होगा, मान लीजिए जब कंट्रोलर फिक्स कर रहा है रेंट, आप एप्लीकेशन लेकर आए 4(1) में, इसको समझिए थोड़ा सा इस चीज को। 4(1) में मैं एक एप्लीकेशन मूव करता हूं, अब 4(2) में कंट्रोलर को रेंट डिसाइड करना है। अब डिसाइड करना तो या तो रेंट कम होगा या बढ़ेगा, अगर लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन आया तो बढ़ाने के लिए, टेनेंट लेकर आया तो घटाने के लिए। तो उस केस में 25% से ज्यादा का राइज नहीं हो सकता, यानी कि अगर पहले रेंट 100 रुपए है तो उसको आप सिर्फ 125 रुपए कर सकते हो या 75 रुपीज कर सकते हो, समझ गए। यानी कि 4(2) में डिसीजन लेने के लिए 4(3) काम आएगा, वो कंट्रोलर के लिए है कि भैया 25% कम या ज्यादा कर सकते हो। अब सब सेक्शन 4 क्या कहता है,
4 ये कहता है कि ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट जो 1949 था, उसके तहत मान लीजिए आपने कोई रेंट फिक्स किया था, आपने यहां पे एक रेंट फिक्स कर लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, दोबारा से एक फेयर रेंट फिक्स हो सकता है सेक्शन 4 ऑफ 2 में। ठीक है, क्योंकि एज पर सेक्शन 24, यही लिख लीजिए, एज पर सेक्शन 24 दिस एक्ट हैज बीन रिपील्ड। क्लियर, ये चीज यही क्लियर होगी, एक सेक्शन और कवर हो गया आपका 24। अब लास्ट सब सेक्शन कहता है कि भैया चाहे इस एक्ट में कुछ भी दिया गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कंट्रोलर चाहे, कंट्रोलर अगर चाहे तो जो उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है वही रेंट फेयर डिसाइड कर सकता है। दोनों पार्टी तैयार होगी, जब 5,000 रुपए में एग्री है, दोनों दोनों लोग एग्री है, तो कंट्रोलर बोलेगा ओके ठीक है डन जाओ। तो ये आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द फेयर रेंट सेक्शन 4। कोई डाउट? 5 में चलते हैं। अब आता रिवीजन। अब ठीक है जी, आपने 4 में डिसाइड कर दिया, 5 में आपको दो ही चीज याद रखनी है कि जब कभी भी कोई फेयर रेंट बिल्डिंग का या लैंड का डिसाइड हो गया, फिक्स हो गया अंडर सेक्शन 4, कौन फिक्स करेगा? कंट्रोलर। आपने वो भी पढ़ा है। तो कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज, अब आपको कोई 25% जो था ना, वो था डिसाइड करना था कि एप्लीकेशन से पहले जो रेंट था उसमें कंट्रोलर 25% कम या ज्यादा कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन और इज इंक्वायरी। बट एक बार सेक्शन 4 में डिसाइड हो गया, मान लीजिए आपका 5,000 रुपीज पर मंथ डिसाइड कर दिया कंट्रोलर ने, तो अगले 5 सालों तक, 5 ईयर्स तक, 5 साल तक कोई भी उसमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता, ना बढ़ेगा ना घटेगा। यानी कि कंट्रोलर के आदेश की वैलिडिटी है 5 साल। ठीक है, लेकिन दो प्रोवाइजो यहां बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कोई अल्ट्रेशन उसमें कर दिया जाता है, भाई मकान मालिक ने उसमें अल्ट्रेशन कर दिया है, तो उस केस में वो बढ़ा सकता है। एमिनिटीज बढ़ा दी है तो बढ़ा सकता है। अब मान लीजिए उसने कुछ कम कर दिया है, अकोमोडेशन से कुछ निकाल लिया है, पहले उसका मॉड्यूलर किचन था, निकाल ले गया अपना मॉड्यूलर किचन। ठीक है, हमने जब बात की थी वहां पे बिल्डिंग की, तो वहां फर्नीचर फिक्स्ड भी था, वो निकाल के ले गया। वो जो साथ में लेट आउट हुआ था, पहले बोला था कि डबल बेड आपके साथ रहेगा, इसी किराए में रहेगा, अब फिर वो डबल बेड ले गया। तो इन दो कंडीशंस में डिक्रीज और इंक्रीज हो सकता है। अगर कोई फैसिलिटीज बढ़ती है, अल्ट्रेशन होता है तो इंक्रीज, कम होती है तो डिक्रीज। और अगर कोई भी डिस्प्यूट दोनों में अराइज होता है तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय किसके द्वारा? कंट्रोलर के द्वारा। सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 1 ने बता दिया बेसिक रेंट फिक्स हो गया, अगले 5 साल तक आप उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते। दो ही कंडीशन है, या तो आपने उसमें इंक्रीज अलाउड है अगर कोई इंप्रूवमेंट किया, अल्ट्रेशन किया है, डिक्रीज अलाउड है अगर उसमें से कोई अकोमोडेशन या एमिनिटीज आपने कम कर दी है। क्लियर? कोई भी अगर फिर भी डिस्प्यूट आता है तो कंट्रोलर के पास जाइए। 2 के बी में कंट्रोलर एनी पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट एज कंट्रोलर अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो कंट्रोलर यहां झगड़े निपटाने के लिए बैठा है। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 6, लैंडलॉर्ड नॉट टू क्लेम एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ द फेयर रेंट। लैंडलॉर्ड कहीं पे होता है ना, कुछ कुछ लैंडलॉर्ड बड़े बदमाश होते हैं, वो आपने 2,000 की बात की लेकिन बोलेगा नहीं कल को तुम्हारे बर्तन बाहर फेंक देंगे, तुम हमें 4,000 रुपए दो, और टीनेंट को मजबूरी में देना पड़ जाए, तो ऐसे में टीनेंट के राइट्स को कौन सेफ गार्ड करेगा? तो टीनेंट को सेफ गार्ड करने के लिए सेक्शन यहाँ पे डाला गया है। अब सेक्शन 6 में बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं, लैंडलॉर्ड कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेस फेयर रेंट से ज्यादा अमाउंट क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन उसको एक लिबर्टी दे दी गई कि वो भैया एडवांस ले सकता है 1 महीने का रेंट, उसे हम एक्स्ट्रा एक्सेस फेयर में नहीं मानेंगे, 1 महीने का एडवांस रेंट आप ले सकते हो। अब मान लीजिए कि लैंडलॉर्ड ने क्या किया, टीनेंट के साथ मिलके 10,000 रुपए का एक एग्रीमेंट कर लिया और वहां पे रेंट 2,000 रुपए ही था, तो ऐसी कंडीशन में जो उसने एग्रीमेंट किया है दैट विल बिकम नल एंड वॉइड। ये आपका सेक्शन 6 है। लेकिन फिर भी अगर सेक्शन 6 का कोई वायलेशन करता है तो क्या होगा? भाई किसी ने एक्स्ट्रा रेंट ले लिया तो क्या होगा? तो इसके लिए आपका सेक्शन 22 पेनल्टीज की बात करता है। ठीक है, सेक्शन 22 उसको 2 इयर्स
और फाइन और बहुत, ये पनिशमेंट यहां दी जा सकती है अगर कोई इस तरह का एक्स्ट्रा पैसे उससे लेता है तो, सेक्शन 6A वॉयलेशन में। ठीक है, तो 22 में हम इसको देखेंगे, आप नोट डाउन रखें। अब आते हैं 6A पे। 6A यहां इंसर्ट किया गया 1978। सो इस सेक्शन का डालने का मेन पर्पज क्या, व्हाई दिस सेक्शन हैज बीन इंसर्टेड, डिपॉजिट ऑफ द रेंट। देखिए बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कभी टेनेंट गया लैंडलॉर्ड के यहाँ पे कि साहब रेंट ले लो, और लैंडलॉर्ड क्या कह रहा है कि रेंट नहीं लूंगा, या उसने रेंट ले लिया, ही डिनाइंग टू गिव द रिसिप्ट, रिसिप्ट नहीं दूंगा, मना कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, क्या प्रूफ बचा भाई टेनेंट के पास, तो इन दैट कंडीशन आपका टेनेंट वो रेंट डिपॉजिट कर सकता है कंट्रोलर के पास, एक एप्लीकेशन देगा कि जी मेरा जो लैंडलॉर्ड है वो रेंट नहीं ले रहा है, या वो रेंट लेके रिसिप्ट नहीं दे रहा है, तो इन दैट कंडीशन एक एप्लीकेशन देगा और अपना रेंट कंट्रोलर के पास जमा करा देगा। कंट्रोलर आफ्टर ड्यू इंक्वायरी ऑफ हिज एप्लीकेशन एक नोटिस भेजेगा किसको, लैंडलॉर्ड को, कि तुम्हारा जो रेंट है वो हमारे पास जमा है, उसको ले लो। और एक बार अगर टेनेंट ने कंट्रोलर के यहां अपना रेंट जमा कर दिया, इट विल बी कंसिडर्ड, इट विल बी शैल बी डीम्ड कि पेमेंट मेड बाय टेनेंट टू हिज लैंडलॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेंट, कि उसने रेंट दे दिया है, कल को लैंडलॉर्ड ये नहीं कह सकता कि टेनेंट ने मेरा रेंट नहीं दिया था। अब यहां पे मान लीजिए भाई कंट्रोलर क्या एक नोटिस देगा ना, तो अगर उसके लिए कोई फी वगैरह तो वो भी टेनेंट को यहाँ पे करनी पड़ सकती है। तो ये आपका सेक्शन 6 है। इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन कब इंसर्ट हुआ था, एक्ट नंबर 16 ऑफ 1978 में, ये याद रखिएगा 6A। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, सेक्शन 7, रेंट विच शुड नॉट हैव बीन पेड मे बी रिकवर्ड। अब मान लीजिए 5,000 रेंट था और 7,000 पे हो गया, एक्स्ट्रा पैसे आपने दे दिए हैं, अगर कहीं पे एक्स्ट्रा रेंट दे दिया है जो नहीं देना चाहिए था, तो उसमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि वो रेंट कितने दिन में रिकवर कर सकते हो। तो वो जो रेंट है विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ पेमेंट आप उसको रिकवर कर सकते हो। ठीक है, वो रिकवरेबल है 6 महीने तक। अब 6 महीने में कैसे होगा, या तो वो आपको पैसे वापस कर दे, आपको कैशबैक दे दे, या फिर जो 6 महीने के अंदर के जो रेंट आपको पे करने थे उसमें से डिडक्ट हो सकता है। अगर मान लो लैंडलॉर्ड नहीं रहा तो उसके एलआर होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना उसके यहाँ पे, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहाँ डिफाइन है, आपको याद होगा 2 ऑफ 11 ऑफ सीपीसी 1908, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का जो डेफिनेशन क्लोज है 2 ऑफ 11, साथ साथ याद रखा करो इन चीजों को भी, ये भी आपका एग्जाम का ही पार्ट है। तो उस कंडीशन में आप अपना क्या कर सकते हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव से भी वो पैसा वापस ले सकते हो। अब आते हैं सेक्शन 8 पे, इंक्रीज ऑफ रेंट ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ रेट एटसेट्रा ऑफ द लोकल अथॉरिटी। मान लीजिए किसी लोकल अथॉरिटी में जो सेस और टैक्स है ये क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। सेक्शन 8 सिर्फ इतनी सिंपल बात करता है, इतना याद रखना आपको कि अगर किसी लोकेलिटी में सेस या टैक्स इंक्रीज कर दिया है, या तो इंक्रीज हुआ है या नया लागू हुआ है, तो उस कंडीशन में भाई लैंडलॉर्ड किराए को बढ़ा सकता है। ठीक है, लेकिन वो उतना ही बढ़ा सकता है जितना सेस और टैक्स बढ़ा है, और ये उस दिन से लागू होगा जिस दिन से वो उसको एक रिटर्न नोटिस देगा। भाई एक लैंडलॉर्ड किसको नोटिस देगा, टेनेंट को, कि भैया सेस और टैक्स बढ़ गया है तो मैं आपका किराया भी बढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे एक चीज और क्लियर कर दी है सब सेक्शन 2 ने कि चाहे जो हो, कहीं कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सेस और टैक्स बढ़ने की वजह से रेंट इंक्रीज होना था वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 में हो सकता है, इसके अलावा और कहीं भी नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 कहता है एमिनिटीज। देखिए जब एमिनिटीज की मैं बात करता हूं तो एमिनिटीज में क्या होगा, एमिनिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका आता क्या क्या है आपको ये पता होना चाहिए। भाई सबसे पहली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, सीवरेज है, टेप वाटर सप्लाई है। लेकिन
जब ये अवेलेबल किए गए हैं उस लोकेलिटी में बाय स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। अब गवर्नमेंट ने ही वहां पे बिजली नहीं दी है, गवर्नमेंट ने ही वहां पे पानी के पाइप नहीं डाले हैं, सीवरेज नहीं बनाए हैं, तो मकान मालिक या लैंडलॉर्ड कहां से पैदा करेगा? तो द प्राइमा फेसाई कंडीशन इज कि भैया वहां पे ये चीजें स्टेट गवर्नमेंट ने दे रखी हो। तो क्या करना पड़ेगा? अगर ऐसी दी गई है तो भैया जो टीनेंट है वो सब चीजों का एंजॉय करेगा। सीवरेज, मकान मालिक नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें बिजली नहीं यूज करने दूंगा, सीवरेज नहीं यूज करने दूंगा, या टेप वाटर सप्लाई यूज नहीं करने दूंगा। नो, ही इज ऑथराइज्ड। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने दे रखी है। अब मान लीजिए उसको ये चीजें चाहिए, तो टीनेंट क्या करेगा? ये हमारा जो टीनेंट है ये क्या करेगा? ये लैंडलॉर्ड से एक रिटर्न में उसको रिक्वेस्ट देगा कि जी मुझे चाहिए ये सारी चीजें। अब जिस दिन रिटर्न में रिक्वेस्ट दी है उसके 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज, ठीक है, अगर वो 30 डेज के अंदर अपनी कंसेंट दे देता है कि ओके आई विल गिव यू, और 90 डेज में उस काम को कंप्लीट करना है, उसको 90 डेज में कंप्लीट करना है। अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाता है, यानी 30 दिन में वो उसको कंसेंट ना दे कि भाई ठीक है तुम्हें इससे सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, या 90 डेज में उसको पूरा करके ना दे, तो टीनेंट कैन गो टू दी कंट्रोलर। कंट्रोलर के पास चला जाएगा और कंट्रोलर टीनेंट को आफ्टर ड्यू इंक्वायरी कहेगा कि काम करो, तुम अपने पैसे से करा लो ये एम्यूनिटीज, वाटर टेप लगवा लो, बिजली का काम करा लो, ठीक है, और वो पैसा किराए से काट लेना। ये ऑर्डर कौन करेगा? कंट्रोलर करेगा। लेकिन भैया जब किराए से काट लेना तो वहां एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये किराए की कटिंग किसी भी हाल में 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अंडरस्टूड? और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ सच एक्सपेंस शैल नॉट एक्सीड 50%। अब एक टीनेंट ने काम तो करवा लिया, अब काम कराते वो क्या करेगा? उसको एस्टीमेट भेजेगा, कॉस्ट भेजेगा, कितना पैसा लगा है घर की वायरिंग कराने में, बाकी काम कराने में, ठीक है ना? डिटेल ऑफ एक्सपेंस भेजेगा ना उसको, पहले एस्टीमेट भेजेगा फिर एक्सपेंस भेजेगा। अब जो क्वांटम ऑफ अमाउंट है ये कंट्रोलर डिसाइड कर सकता है एप्लीकेशन पे कि कितना होना चाहिए खर्चा। ऐसा नहीं है कि आप भाई वहां पे बोलोगे कि जगवार की टेप लगवाऊंगा मैं तो शावर ऐसा लगवाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो ये चीजें कंट्रोलर डिसाइड करेगा, ठीक है? इसमें बस इतना ही है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती है कि जो, अब मान लीजिए एप्लीकेशन के बाद लैंडलॉर्ड ने वो फैसिलिटीज एमिनिटीज दे दी, अब किराया कितना बढ़ सकता है? तो यहां पे अगेन इंपॉर्टेंट आ जाता है कि वो किराया 8% पर एनम ऑफ द अमाउंट स्पेंट, जो खर्चा लगा है उसके 8% पर एनम के हिसाब से बढ़ेगा। द लैंडलॉर्ड शैल बी इंटाइटल्ड टू एनहेंस द रेंट of building or rented land to the extent 8% per annum or the amount spent for providing such amenity from date of the amenity is provided। जिस दिन से एमिनिटी दी गई है उस दिन से 8% टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस का बढ़ जाएगा, ठीक है? अंडरस्टूड? लेकिन ये किराया तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक अगर पैसे किराएदार ने लगाए हैं तो भैया वो पैसे जो है रियलाइज ना हो जाए, उसके पैसे उसको ना मिल जाए, ठीक है? 50% किराया काट काट के उसके पैसे पूरे ना हो जाए। क्लियर? अब आते हैं सेक्शन 10 के ऊपर। सेक्शन 10 क्या कहता है? 9 में उसने कहा कि भाई एमिनिटीज देनी है, 10 में कह रहा है कि लैंडलॉर्ड उस एमिनिटीज के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता बिना किसी सफिशिएंट कॉज के। कट ऑफ और विद होल्ड, भाई बिजली काट दी, मकान मालिक बदमाश है, बिजली काट के चला गया, पानी की सप्लाई काट के चला गया, सीवरेज ब्लॉक कर दिया, तो ऐसी एमिनिटीज के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हो। इस पर भी जुर्माना, जो सेक्शन 22 में पेनल्टीज की बात कर रही है हमने की थी, वो सेक्शन 10 में भी है। और टेनेंट इन ऑक्यूपेशन ऑफ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड मे, इफ द लैंडलॉर्ड हैज कंट्रावेंट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, मेक एन एप्लीकेशन टू कंट्रोलर। अगर बिजली काट के चला गया तो क्या कहां जाएगा टेनेंट? क्या कोर्ट में चला जाएगा, पुलिस में चला जाएगा? नहीं, वो कंट्रोलर को एक एप्लीकेशन लिखेगा। किसको लिखेगा? कंट्रोलर को।
कंट्रोलर कहाँ डिफाइन है? 2B में। इतनी बार ये डेफिनेशंस आती है, डेफिनेशंस को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जहां वो वर्ड आता है तुरंत याद करो कि कहां डिफाइन है। अगर कंट्रोलर को इंक्वायरी करने के बाद पता लगता है कि टेनेंट तो एंजॉयमेंट कर रहा था और वो लैंडलॉर्ड ने काट दिया बिना किसी रीजन के, तो वो क्या करेगा? ऑर्डर करेगा लैंडलॉर्ड को, मकान वाले को, कि चुपचाप इसको वापस बिजली कनेक्शन दो, चलो सीवरेज खोलो, पानी की सप्लाई चालू करो। ठीक है। अब यहां पे क्या है भाई, वो चाहे तो कुछ कंडीशंस भी लगा सकता है कि किन कंडीशन पे उसको मिलेगा। क्लियर यहां तक? एमिनिटीज का सेक्शन 9 और 10, एमिनिटीज से रिलेटेड सेक्शन 9 और 10, 4, 5, 6, 7, 8 रेंट से रिलेटेड था, 9 और 10 इससे रिलेटेड है। अब आते हैं 11 और 12 पे। 11 कहता है कि हमने अभी नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग पढ़ा था, ठीक है। अब मुझे बताओ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहां डिफाइन था? 2 ऑफ डी में। अब जब हम डी बनाते हैं तो ऐसे ऊपर जाते हैं, और इसी को अगर मैं नीचे आ जाऊं तो जी रेजिडेंशियल, तो डी को जी कैसे बनाना है? जी में रेजिडेंशियल बिल्डिंग डिफाइन है और डी में नॉन रेजिडेंशियल डिफाइन है। डेफिनेशन क्लॉज याद करना है। कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन शेल कन्वर्ट अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इनटू नॉन रेजिडेंशियल एक्सेप्ट विद द परमिशन इन राइटिंग ऑफ कंट्रोलर। यानी कि किसकी परमिशन से बिल्डिंग को चेंज कर सकते हैं? उसका पर्पज चेंज कर सकते हैं रेजिडेंशियल से नॉन रेजिडेंशियल विद द परमिशन ऑफ द कंट्रोलर। अब आते हैं 12 में। ठीक है जी। अभी मान लीजिए कोई रिपेयर करवाना था और मेजर रिपेयर नहीं करा रहा है, तो फेलियर ऑफ लैंडलॉर्ड टू मेक नेसेसरी रिपेयर। अगर लैंडलॉर्ड फेल हो जाता है नेसेसरी रिपेयर करने के लिए, अदर देन स्ट्रक्चरल अल्टरेशन, यानी कि कमरा नहीं बनाना है नया, लेकिन भाई दीवार टूटी हुई है, फॉल सीलिंग गिर रही है, दरवाजा टूट गया है, वाटर टेप टूट गई है, तो इस तरह के अगर वो रिपेयर नहीं करा रहा है तो कंट्रोलर क्या करेगा? ऑन एप्लीकेशन ऑफ द टेनेंट, किराएदार की एप्लीकेशन के ऊपर एक इंक्वायरी करने के बाद जैसा अगर उसको उचित लगता है तो वो रिपेयर करवाएगा। कौन? टेनेंट कराएगा। जैसे कि एमिनिटीज में करा रहा था वैसे यहां कराएगा और पैसे रेंट से काट लेगा। लेकिन कंट्रोलर इज सेटिस्फाइड फ्रॉम एफिडेविट कि अर्जेंट रिपेयर्स आर एसेंशियल, तो वो राइटिंग में ऑर्डर देगा, ओरल नहीं राइटिंग में ऑर्डर देगा और टेनेंट को अलाउ करेगा कि तुम वो रिपेयर करा लो। ठीक है। और जैसी टर्म एंड कंडीशन उसको उचित लगती है वैसी वो इंपोज कर सकता है कॉस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, क्लियर? अभी 13 में इविक्शन पढ़ने से पहले एक बार हम सेक्शन 22 देखेंगे जहां पेनल्टीज की हमने बात की थी। एक बार सेक्शन 22 को भी देख लेते हैं, तो क्योंकि अभी तक हम पेनल्टीज की बात कर रहे थे, तो पेनल्टीज में देखिए आपका जो सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8 था, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 था, जहां एमिनिटीज के साथ छेड़खानी कौन कर रहा है? एक्सेस रेंट ले लेना, एमिनिटीज के साथ इंटरफेयर करना। सेक्शन 11 और सेक्शन 21 तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सेक्शन 11 आप अभी पढ़ के आए हो, तो ये पनिशेबल है। कितना उसके ऊपर लग सकता है? कॉस्ट 1000 रुपए तक। अभी कॉस्ट की बात कर रहे थे वहां। लेकिन अगर सेक्शन 6A में जहां एक्स्ट्रा रेंट उसने ले लिया है, उस केस में मैंने आपको बताया था 2 साल की सजा विद फाइन और विद बोथ। ठीक है, ये बस हम इसको दोबारा भी पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट एक बार आपको पिछले सेक्शनों के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये चीज यहाँ पे जरूरी थी आपको बतानी। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अभी सेक्शन 13 को हमने इसलिए छोड़ दिया है कि वो इविक्शन प्रोसेस की बात करता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से आपके लिए कोई चीज मिस ना हो जाए, इसलिए आज उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्लास लेंथी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा 13 से लेके 24 तक, और फिर इसका एक हम एमसीक्यू सेशन भी करेंगे जिससे आपके प्री में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको प्रीवियस वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा। आप मुझे मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल है, आपके फ्रेंड्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी भी हेल्प होगी, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जाने से पहले आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल वीडियो ऑफ द हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।